नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में अभी भी बाढ़ का जो खतरा है वो बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू और मयूर विहार जैसे इलाकों को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन नदी अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर अभी 207.33 मीटर पर है। हथनीकुंड बैराज से अभी पानी छोड़ा गया है, लिहाजा दिल्ली वालों को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी गई है और यमुना में उफान से दिल्ली के कई निचले इलाके जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली का यमुना बाजार हो, मॉनेस्ट्री हो, बुधवार बाजार हो, ये सभी जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा मयूर विहार में भी यमुना का पानी जो है वो ऊपर बह रहा है। ये हथनी कुंड से जब बैराज से पानी छोड़ा गया उस वक्त की तस्वीरें, और ये तस्वीरें जब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो पानी था यमुना बाजार में घरों के भीतर पहुंच गया। मयूर विहार में पानी यमुना का ऊपर आ चुका है, जिसके बाद कई लोगों को राहत कैंपों में रहना पड़ा है। निगम बोध घाट, पुराना लोहा पुल, ISBT बुराली से लेकर न्यू उस्मानपुर और नजफगढ़ में भी पानी कॉलोनियों में घुस चुका है। इधर कालिंदी कुंज में भी यमुना रौद्र रूप में बह रही है, जिसके बाद यहां भी कुछ इलाकों में पानी भर चुका है। अब ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो दिल्ली की दर्द को बयां कर रही है। मॉनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें, वासुदेव घाट की तस्वीरें, लोहा पुल, सिग्नेचर ब्रिज, गीता कॉलोनी और यमुना बाजार। तो ये 6 तस्वीरें, मॉनेस्ट्री मार्केट, वासुदेव घाट, लोहा पुल, सिग्नेचर ब्रिज, गीता कॉलोनी और यमुना बाजार। तो ये वो इलाके हैं जो यमुना की चपेट में आ गए हैं या बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये कालिंदी कुंज का एरिया है। अब ये देखिए कि हर तरफ केवल यमुना का जो पानी है वो नजर आ रहा है। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि धीरे धीरे यमुना का पानी कम जरूर हो रहा है। अब आपको गूगल मैप के जरिए बताते हैं, वही गूगल जिससे आप ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि इस गूगल मैप का इस्तेमाल कई ढंग से किया जा सकता है। दिल्ली में कहां कहां बाढ़ है, किन किन इलाकों में पानी भर चुका है, कौन से इलाके बाढ़ में जलमग्न हो चुके हैं, ये आप गूगल मैप से भी जान सकते हैं। अब इसी गूगल मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यमुना का फैलाव किस कदर है। जिस हम सिविल लाइंस इलाके की बात कर रहे हैं, जिस हम मॉनेस्ट्री की बात कर रहे हैं, अब इन तस्वीरों को देखिए। शुरुआत में जो यमुना है वो यहां तक थी। अब धीरे धीरे उनका जो प्रवाह है वो मॉनेस्ट्री के भीतर, सिविल लाइंस, खैबर पास, अरुणा नगर, मजनू का टीला वो हिस्सा जो मॉनेस्ट्री के पास है, इन सारे हिस्सों में जो पानी है वो भर चुका है। वजीराबाद की बात कर लीजिए, रामघाट यमुना जी की बात कर लीजिए, सोनिया विहार की बात कर लीजिए, वजीराबाद पॉइंट की बात कर लीजिए, इन सभी जगहों पर जो पानी है यमुना का वो बहुत तेजी से अंदर की तरफ आ रहा है। श्याम घाट की बात कर लीजिए, या फिर आप क्रिकेट ग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। अन क्रिकेट एकेडमी जो है वो भी पानी में यहां पर पूरी तरीके से आपको नजर आ रही है। तो ये तस्वीर दिल्ली की है। इस मैप के जरिए समझिए कि यमुना का जो चौड़ीकरण हो रहा है ये दरअसल सकरी थी। अब ये धीरे धीरे नदी अपने विस्तार में जा रही है। नदी के विस्तार में जाने से क्या हो रहा है, ये जो पानी है, जैतपुर खादर इलाका, वजीराबाद, मॉनेस्ट्री की बात करें, नेहरू विहार की बात करें, इंद्रप्रस्थ की बात करें, तो ये पानी धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है। सिग्नेचर ब्रिज आपको ध्यान में होगा, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे पानी जो है वो खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है, और ये धीरे धीरे जो पानी है वो शहर के अंदर आ रहा है। यानी वो इलाके जो यमुना से सटे हुए हैं, चाहे आप मजनू का टीला की बात कर लीजिए,
चाहे आप अरुणा नगर की बात कर लीजिए, चाहे आप खैबर पास की बात कर लीजिए, धीरे धीरे ये इलाके यमुना की चपेट में आ रहे हैं। अब ये देखिए कि ये कश्मीरी गेट का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। कश्मीरी गेट के आसपास ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये बाढ़ का जो पानी है वो पहुंच रहा है। इस मैप के जरिए आप समझिए कि यहां से यमुना बह रही है। जो डार्क है वो यमुना है, डार्क ब्लू, और जो लाइट ब्लू है वो बाढ़ का पानी जो है वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है। मरघट वाले हनुमान जी बाबा यहां तक पानी पहुंच चुका है, और कमोबेश जो भी रास्ता यानी यमुना के आसपास जो भी हिस्सा आ रहा है वो फ्लड की चपेट में आ रहा है। क्योंकि बताया यह जाता है और कहा यह जाता है कि शुरुआत में जो यमुना का विस्तार था, जब नदी का स्वरूप वो लेती थी, जब पानी बहुत ज्यादा आता था तो वो लाल किले तक पहुंच जाता था। और यही वजह है कि जो आसपास के जो हिस्से हैं यानी यमुना से ठीक सटे हुए हिस्से हैं, चाहे आप सिविल लाइंस की बात कर लीजिए, चाहे आप मॉनेस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे आप मजनू की टीला की बात कर लीजिए, तो वो लगातार जो पानी है वो अंदर की तरफ जा रहा है। गीता कॉलोनी की बात कर लीजिए तो 37 साल के बाद पंजाब में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, लेकिन दिल्ली किस कदर यमुना के जल से पानी पानी हुई है वो तस्वीरें। 3 सितंबर की वो तारीख जब यमुना का जलस्तर 207.78 मीटर, 4 सितंबर 207.54 मीटर, 5 सितंबर 207.34 मीटर। जबकि दिल्ली में जो यमुना का लेवल होना चाहिए वो 205.34 मीटर होना चाहिए। और यही वजह है कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर जो है वो यमुना बह रही है। 205.34 मीटर के ऊपर जैसे ही यमुना जाती है उसके बाद उसे खतरे के निशान से ऊपर माना जाता है। और आप पिछले 3 दिनों का जो डेटा है, ये 3 दिनों का डेटा अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे इन 3 दिनों का डेटा से यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। तो दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बात को समझना होगा। 2 मीटर ऊपर जो तो पिछले 3 दिनों में अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि यमुना का जो रौद्र रूप है वो दिल्ली में देखने को कैसे मिल रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यमुना का जलस्तर दिल्ली में 3 सितंबर 2025 की तारीख यानी आज से 3 दिन पहले की तारीख, यमुना का जलस्तर 207.78 मीटर था। 4 सितंबर 2025 की तारीख, यमुना का जलस्तर 207.54 मीटर। 5 सितंबर 2025 यमुना का जलस्तर 207.34 मीटर। अब ये डेंजर लेवल कैसे है ये तो आपने देख लिया कि भाई 207.78 मीटर है, इससे नुकसान क्या हो जाएगा, आप ये समझना और जानना चाहते हो। उसके लिए समझना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली में जो यमुना का जलस्तर होना चाहिए, जो खतरे का निशान जो बताता है वो बताता है 205.34 मीटर। यानी अगर 205.34 मीटर से ज्यादा यमुना में पानी आता है तो वो बाढ़ का इंडिकेशन है और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और यही वजह है कि पिछले 4-5 दिनों से जो यमुना का पानी है वो दिल्ली के निचले इलाकों में तेजी से बढ़ा है। चाहे आप मॉनेस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे आप आईएसबीटी की बात कर लीजिए, सिविल लाइंस की बात कर लीजिए, मजनू के टीला की बात कर लीजिए, यमुना बाजार की बात कर लीजिए, गीता कॉलोनी की बात करिए, तो ये वो तस्वीरें हैं। देश डूब रहा है। कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड से पंजाब और दिल्ली तक बारिश ने कहर बरपा दिया है। जिंदगी थम चुकी है, सड़कें डूब चुकी हैं, घर बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन ये 5 तस्वीरें भारत के कई राज्यों में बारिश किस तरह हाहाकार मचा रही है वो बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए काफी हैं।
वो 5 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। दिल्ली की तस्वीर, हिमाचल की तस्वीर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब की जो तस्वीरें हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय है। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब, ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि बाढ़ और बारिश ने किस कदर अपना रौद्र रूप दिखाया है। आपने 5 तस्वीरों तो देख ली, जान लिया और समझ लिया कि किस कदर इन तस्वीरों में जल सैलाब जो है वो आया हुआ है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है। इन तस्वीरों को देखिए, सभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रमन सैनी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, अभिषेक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं और नासिर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रमन आपके पास आऊंगा। कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, पीछे की तरफ जो आपके कैमरे में कैद हो रही है, कहां पर मौजूद हैं और जम्मू में किस कदर। हम रमन के पास जाएंगे लेकिन मुझे लगता है कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। पंकज के पास चलते हैं। पंकज इस समय घुटने भर पानी में मौजूद है। पंकज कहां पर मौजूद है और दिल्ली में क्या स्थिति है? बिल्कुल आशीष, इस वक्त मैं मॉनेस्ट्री बाजार में हूं। मैं अपने सहयोगी से दिखाऊंगा। आप देखिए यहाँ की स्थिति, आप देख सकते हैं जो निचला इलाका है पूरी तरह से डूबा हुआ है। अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैं खुद इस वक्त घुटने भर पानी में है। यहाँ घुटना भर का पानी का लेवल है। यहाँ ऊपर के दृश्य में दिखाना चाहूँगा। आप देखिए फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जो मॉनेस्ट्री बाजार में लोग रहते हैं उन्होंने अपना आशियाना बना रखा है। फिलहाल यहाँ पर ही ये लोग अपना कीमती सामान से लेकर के रहने का भी यहीं पर रह रहे हैं और यहीं से जो है अपना यहाँ एक बोट की व्यवस्था की गई है। उस बोट के माध्यम से लगातार जो है लोगों को खाने पीने की जो सामग्री बाहर से आ रही है यहाँ पहुँचाया जा रहा है। और तमाम लोग आप देखिए ये मॉनेस्ट्री बाजार से ही अभी निकले हैं और अपनी दुकान से ठीक सामने आप देखिए इस तरह से बाहर निकलेंगे। तो मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि स्थिति आप देखिए कि यहाँ किस तरह से मॉनेस्ट्री बाजार में जो है स्थिति देखिए। इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ये सारी दुकानें लगभग जो है यमुना जलस्तर के चपेट में, क्योंकि अभी भी अगर खतरे का लेवल का बाद मैं इनसे बात करूँगा। देखिए क्या नाम आपका? विष्णु थापा। विष्णु, यहाँ कब से रहते हैं? हम यहीं से रहते हैं, 1 वर्ष हो गया। कई वर्ष हो गया। अभी कितना दिक्कत हो रही है? आप लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट है या नीचे ही है? हाँ जी, ऊपर है, नीचे काम पड़ेगा। नीचे काम पड़ गया इसलिए आए। सारा सामान कीमती ऊपर रख लिया आपने? हाँ जी, ऊपर है, कोई इधर ऊपर है, कोई ऊपर। कितना दिक्कत हो रही है आप लोगों को खाने पीने के चीज लाने में या जाने आने में? दिक्कत हो गया। क्या व्यवस्था क्या है? व्यवस्था तो है और लामा जी के रूम में बोट से जो आप लोग खाने पीने का चीज ला रहे हो क्या स्थिति है? उससे मिल जा रहा है, सारी चीज मिल जा रही है? हाँ जी। शासन प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी दी गई आप लोगों को? कब तक यहाँ रहना है? हाँ जी, बताया गया? कुछ क्या बताने यार। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पर लगभग 1 साल से रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। इनके जो मालिक हैं कोई और हैं, लेकिन जितना भी अगर इस मार्केट की बात किया जाए, मार्केट देख सकते हैं आप, इस मार्केट में जो भी कीमती लोगों का सामान था, जिस तरह से लगातार शासन के तरफ से जागरूकता फैलाई गई, लोगों को बताया गया कि हथनी कुंज बैराग से इतना पानी छूट रहा है, इस अंतर्गत यहाँ पर इस समय में इतने टाइम पर यहाँ पर इतना पानी आ सकता है, तो इसको लेकर के लोग जागरूक थे। लोग उसी जागरूकता के तौर पर यहाँ से जो कीमती सामान है निकाल चुके हैं। कई दुकानें खुली हुई हैं अभी भी। देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, कोशिश करेंगे कि आप देखिए कई दुकानें यहाँ पर ऐसी है जो खुली हुई है। इन दुकानों में आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सामान नहीं है, सभी लोग पूरी तरह से खाली कर दिए हैं। आप देखिए सामने की तरफ ये मॉनेस्ट्री बाजार, देखिए एक व्यक्ति और है जो किसी कारणवश या किसी काम के लिए यहाँ पर आए थे, वो भी देखिए आप यहाँ कमर भर पानी में यहाँ पर अपनी दुकान की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह का माहौल है। फिलहाल यहाँ अगर देखा जाए तो जो जागरूकता फैलाई गई थी उसका असर है। कीमती सामान, जैसा कि 2023 की बाढ़ में जब हमने इंडिया डेली की टीम यहाँ आई थी, बात की थी, तो लोगों ने साफ तौर पे कहा था कि बहुत कुछ नुकसान हो गया था, अचानक से बाढ़ आई थी, हमें पता नहीं चला था, जिसके कारण हमारा कीमती सामान नुकसान हो गया। लेकिन अब की बार जो जागरूकता फैलाई गई, जो सरकार की तरफ से इन लोगों को लगातार अनाउंसमेंट किया गया, बताया गया, उसका खामियाजा देखने को मिला कि लोग सतर्क हैं, लोग सुरक्षित हैं। यहाँ से ऊपरी इलाके में जाकर के अपना कीमती सामान निकाल लिए हैं और ज्यादातर लोगों को सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है, जो कैंप बनाया गया, ठीक है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि दिल्ली के कौन से इलाके हैं
जहां पर पानी जो है वो तेजी से जा रहा है। अब इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए, ये बीच में जो आप लाइन देख रहे हैं ये यमुना नदी है। अब कौन कौन से इलाके प्रभावित हो रहे हैं? सोनिया विहार, शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, इसके अलावा जैतपुर, इसके अलावा मदनपुर खादर, बटला हाउस, यमुना बाजार, निगम बोध घाट, मॉडल टाउन। तो ये वो सारे इलाके हैं जो इस समय प्रभावित हो रहे हैं, यानी सोनिया विहार, शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, जैतपुर, मदनपुर खादर, बटला हाउस, यमुना बाजार, निगम बोध घाट और मॉडल टाउन। तो इन सभी क्षेत्रों में जो यमुना का पानी है वो तेजी से अंदर की तरफ जा रहा है। उसके पीछे वजह भी है क्योंकि यमुना अपने खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। 2 मीटर ऊपर बहने का मतलब ही यही है कि पानी तेजी से अंदर की तरफ जाएगा। और ये यमुना की तस्वीर। रमन के पास चलेंगे। रमन हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। रमन, कहां पर मौजूद हैं? जम्मू में क्या स्थिति है? जरा एक बार दर्शकों को विस्तार से बताइएगा। देखिए आशीष, हालांकि पिछले 48 घंटों से जम्मू में बारिश नहीं हुई है, आसमान साफ है, सूरज देवता के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि परसों जो तस्वीरें हमने आपको अखनूर के इलाके से दिखाई थी, जहां पर किस तरीके से चिनाब दरिया ने अपना तटबंध तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में घुसपैठ किया था, वो तस्वीरें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं उधर की तस्वीर आपको पीछे दिखाऊंगा। लोग किस तरीके से कमर कमर पानी जो है वो पार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो रोड है गखड़ियाल से परगवाल के बीच में करीबन 30 फुट का रोड, एक पुलिया समेत जो है वो चिनाब दरिया ने पूरी तरीके से बहा दिया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लोग किस तरीके से कमर कमर पानी को पार कर कर सड़क के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ में अगर आपको दिखाऊंगा तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। और एनडीआरएफ की टीम जो है अब अपने बोट के जरिए वहां पर जो लोग हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं उनको रेस्क्यू करने का काम जो है वो कर रहे हैं। इसके आगे 27 गांव पड़ते हैं, करीबन 25,000 की आबादी है। और जो जानकारी मिल रही है 26 तारीख से कमावेश ये स्थिति जो है वो इस इलाके के अंदर बनी हुई है। ऐसे में आप ये समझिए कि एक तरफ चिनाब दरिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ ये खेत का इलाका जिसे पूरी तरीके से चिनाब दरिया ने काट दिया है। और लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बहुत हद तक बढ़ गई हैं। अब यहाँ पर जो कटा हुआ रास्ता है उसके आगे करीबन 15 से 20 किलोमीटर का पूरा एरिया पड़ता है, जहां पर अब खाने पीने की चीजों की कमी होना शुरू हो चुकी है। साथ साथ में पेट्रोल और एलपीजी का शॉर्टेज जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि सप्लाई जो है वो यहां से आगे की तरफ नहीं जा पा रही है। यहां पर भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जहां जेसीबी मशीन लगी है, लोग बहुत सारे यहां पर मौजूद हैं। ये लोग भी समझते हैं कि किस तरीके से यहां पर हालात जो हैं वो लगातार बदतर होते जा रहे हैं। और यहां पर अगर हम मेरे पांव पर देखेंगे तो कितना कितना दलदल जो है वो यहां पर है कि पांव भी जो है पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और यहां से जो है आगे बढ़ना जो है वो काफी मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों तक पहुंचकर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह सर। अरुण जी, कितने दिनों से स्थिति बनी हुई है? सर ये अभी 2 हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है। 26 तारीख जब बाढ़ आई थी जी सर। तो ये रास्ता कब से तभी से कटा हुआ है? सर पहले पुली के ऊपर से जा रहा था पानी, ये अभी बाढ़ दोबारा से आई है तो अभी रास्ता पूरा कट गया। ये पूरा कट गया। तो इसके आगे कितने गांव हैं, कितनी आबादी जो है? कम से कम सर 31 गाँव होंगे इधर। अच्छा। हाँ जी सर। तो अभी 25-30 हजार के आसपास, 25-35 हजार के करीब है सर। आप इस साइड रहते हैं या उस साइड रहते हैं? इस साइड रहता हूँ मैं गिरखाल में। तो जो लोग उस साइड से आ रहे हैं वो कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है आने जाने में लोगों को। खाने पीने की चीजें, एलपीजी खाने की वगैरह सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई उनको। नई एलपीजी बहुत मिल ज्यादा रही है। दिक्कत जो है वो यहाँ पर आ रही है। और कुछ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आपको जो यहाँ पर कंप्लेंट्स मिली हैं उस तरफ कितनी आबादी है, कितने गाँव जो है वो कटे हुए हैं? मैं वहाँ तहसीलदार हूँ परगवाल। वहाँ 25 विलेजेस हैं, 25 विलेजेस। तो ये बाढ़ की वजह से ये वाला एरिया जो है वो वहाँ से कट गया। और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से जितना हो सकता है हम मैक्सिमम पॉसिबल जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं और जहाँ से क्रॉस करवा रहे हैं। तो आगे कहा जा रहा है एलपीजी की और पेट्रोल की शॉर्टेज जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि सप्लाई नहीं अभी नहीं, अभी सफिशिएंट क्वांटिटी में है। और ये वाला कुछ रोड कल हमने रिस्टोर करवा दिए। और बाकी जो है ये वाला जो एक पॉइंट है वो बहुत जल्दी हम रिस्टोर करवा रहे हैं। इसमें डिप्टी कमिश्नर सर की आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ भी बात हो गई है। जो भी वाइबल होगा विद इन। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो हमने लगाई है लोगों को टू एंड फ्रो करने के लिए। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको जी। तो आप रमन की रिपोर्ट देख रहे थे जम्मू से। हमारे साथ 3 और सहयोगी इस समय मौजूद हैं, लेकिन जम्मू में किस तरह के हालात हैं इन तस्वीरों में देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। लोग नदी के दूसरी तरफ हैं, अब नदी के इस तरफ आना है। लोग
एनडीआरएफ की मदद से दूसरे गांव से इस गांव में आ रहे हैं, यानी वापस शहर की तरफ आ रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अभिषेक, यमुना का जब जलस्तर दिल्ली में बढ़ता है तो उसका असर गाजियाबाद में और नोएडा में भी देखने को मिलता है। गाजियाबाद में आप हिंडन के पास इस समय मौजूद हैं, क्योंकि पीछे की तस्वीरों में हिंडन नदी नजर आ रही है। अब जरा यह बताइएगा कि गाजियाबाद के किन इलाकों में यमुना का जो पानी है वो पहुंच चुका है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद जो है जो सटीक दिल्ली से जो सटीक जो गाजियाबाद के जो बॉर्डर है, जैसे कि लोनी मान लो, तो लोनी का जो यमुना वो खतरे का जो निशान है वो 212 है। वहीं आपको बता दें कि 211.80 पानी यहाँ पर आ चुका है, जो खतरे के निशान से कुछ ही लगभग रह गया है। और वही जो पानी है वो गाजियाबाद के तमाम जो लोनी से सटीक गांव है उनमें पानी भर चुका है। और वहाँ गाजियाबाद जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है। वहां पर जो गाजियाबाद का प्रशासन है लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वहाँ चौकी बना दी गई है, चौकियों पर निगरानी की जा रही है और वहाँ राहत सामग्री सब पहुंचाई जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट कर रहा है कि पिछले 3 घंटे के बाद भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो गाजियाबाद प्रशासन है वो लगातार तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद की गई है। वहीं हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज। क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही? भैया यहाँ पे जो था कल परसों पानी इतना था बहुत तेज कि ये समझ लो 1-2 मकान इधर उधर के डूब गए और भैंस गाय सारी आ रही बह बह के। ये तो शुक्र कर लो कि पता क्या हुआ, अभी पानी उन्होंने रोक लिया, पता क्या करा। बाकी जो था मैंने कभी जिंदगी में यहाँ पे ऐसा पानी देखा जैसे बाहर से आ रही है, बिल्कुल एकदम। हम हर किसी बंदे को कह रहे हैं जो गलत पूजा वाले आ रहे हैं, भैया हल्का सा तुम यहाँ घुरे जाओ, यहाँ से बाहर को निकल जाओ। बहुत बुरी हालत है भैया यहाँ की भी, बहुत ज्यादा। मैंने कभी भी ऐसा पानी नहीं देखा जैसे अब देख रहा हूँ। जैसे पिछले साल मान लो कम से कम 35-37 साल की बात है जिससे मैं बाढ़ आई थी। 33 साल के बाद की बात है। हाँ, बिल्कुल अभिषेक, उनकी आवाज सुन रहे हैं, उनकी बातों को भी समझ रहे हैं कि गाजियाबाद में यमुना का जो पानी है वो तेजी से और हिंडन का पानी अंदर घुस रहा है। हमारे साथ नासिर भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, कश्मीर से जुड़े हुए हैं। नासिर, इस समय कश्मीर में क्या हालात हैं और इन बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से नुकसान कितना हुआ है और जिंदगी अस्त व्यस्त कैसे हुई है, वो आप बताइएगा। फिर पंकज, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब घुटने के ऊपर तक पानी पहुंच गया। पंकज, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार नासिर से रिएक्शन ले लूं। बिल्कुल, देखिए आशीष, कश्मीर घाटी में जो हालात है वो बद से बदतरीन है, स्पेशली उन इलाकों में जहां पे बाढ़ का पानी जो है रिहायशी इलाकों में आया। हमारा कल पांपोर जब हम गए तो पांपोर के इलाकों में जब हमारे साथ लोगों की बात हुई तो उनका यही कहना था कि अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से या जो करंट गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो कोई भी सुविधा उनकी तरफ से नहीं दी गई। तो लोग परेशान थे, लोगों ने अपनी रात जो है खुले आसमान तले नेशनल हाईवे 44 पे जो है वो स्पेंड किया है। उसके साथ साथ फिर शाम को देर रात चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वहां पे गए और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सईद रोहला वहां पे पहुंचे तो उनको भी जो है वहां पे काफी ट्रोल्स देखने को मिले। और उसके साथ साथ अगर नुकसान की बात करेंगे तो तमाम तर खेत जो पांपोर में है करीबन ये बाढ़ का पानी जो है 8-10 किलोमीटर में जो है फैल चुका है। बिल्कुल रिहायशी इलाके जो है कुछ किलोमीटर मौजूद है, लेकिन बाकी जितना भी एरिया है पांपोर का, चाहे नागौम की बात करें, सोइटिंग की बात करें, लज्जन की बात करें, तो वहाँ पे बगीचे है, वहाँ पे खेत है, उन पे भी पानी घुस चुका है। उसके साथ साथ दक्षिणी कश्मीर के हवाले से अगर बात करेंगे तो दक्षिणी कश्मीर में सेब के बगीचे जो है वो पानी के साथ साथ जो है बह गए, तो काफी सारा नुकसान जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिला। उसके साथ साथ अब चिंताएं जो है वो नॉर्थ कश्मीर को देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो वाटर लेवल है, चाहे हम संगम वाटर गेज की बात करें या राममुंशी बाग की वाटर गेज की बात, वहां पे पानी कम नीचे जा रहा है डेंजर मार्क से, और वही पानी जो है नॉर्थ कश्मीर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहां पे कल ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम तैयारी जो की है और तमाम लोगों को कहा गया है कि सेफर लोकेशन पे चले जाइए, और 17 से ज्यादा फैमिलीज को वहां पे कल रिलोकेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा बाढ़ का पानी अभी भी वैसे ही है, चाहे दरिया जहलम की अगर आप बात करेंगे थोड़ी सी
सी कमी जो है वो देखने को मिली। लेकिन अभी भी जो रिहायशी इलाकों में पानी चला गया, चाहे पंपुशकली पालपोरा की बात करें, श्रीनगर के नावगाम की बात करें, लजन की बात करें, पापोर की बात करें, वहां पे अभी भी इलाकों में जो है पानी मौजूद है। पानी अभी भी जो है अपना रास्ता बना रहा है। और काफी सारे श्रीनगर के इंटीरियर एरियाज जो है अपर टाउन में, वहां पे भी पानी अभी मौजूद है। लोग काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है नासिर, लेकिन पंकज के पास चलेंगे। पंकज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जब पंकज से मैंने बातचीत की शुरुआत की थी और पंकज ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से, मैं दर्शकों को यह बता दूं कि पानी में यूं खड़े होकर रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि पानी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है। कई बार रास्ते में नीचे क्या होता है आपको पता नहीं चलता, तो इस तरह की रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। जो रिपोर्टिंग पंकज आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल रिपोर्टिंग है। पंकज ने जब शुरुआत की थी तो पानी उनके घुटने के नीचे था, अब पानी उनके घुटने के ऊपर पहुंच गया है। पंकज, ओवर टू यू। तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात करिए, थोड़ा सा आगे पीछे भी जाइए ताकि दोनों तरफ के जो बैकग्राउंड है वो हम समझ सकें कि किस कदर मॉनेस्ट्री के मार्केट में यमुना का पानी घुस गया है। पंकज। बिल्कुल, देखिए मॉनेस्ट्री बाजार में आप देख सकते हैं कि यहाँ घुटने से ऊपर कमर तक पानी। आप देखिए सामने, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाने का कोशिश करेंगे कि जो यहाँ दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं, देखिए कितने ऊपर तक पानी है और किस तरह से वो इसी पानी में यहाँ से जा करके अपना जो दुकान है, कुछ भी सामान या यहाँ से कुछ उनको लेना है इसलिए यहाँ पर आए हैं, वो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं दिखाऊँगा, आप देखिए यहाँ पर जो मार्केट की ये दुकानें हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ जो दुकानें हैं, इस दुकानों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो नीचे का पूरा, अगर कहा जाए तो जो ग्राउंड फ्लोर है, ये पूरी तरह से चपेट में है, डूब चुका है। ऊपर की तरफ कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। मेरे साथ देखिए एक सहयोगी हैं जो यहीं पे रहते हैं, इनसे भी बात करूंगा। आपका क्या नाम है? खेम बहादुर। खेम, आप यहाँ कब से रहते हैं? हो गया 10-15 साल। आपके कमर तक पानी है, आगे क्या स्थिति है? आगे इतना ज़्यादा है? ज़्यादा है। ये कुछ अलर्ट हुआ था, आप लोग कहाँ पे अभी? सामान वामान कहाँ है आपका दुकान का? ऊपर ही है। ऊपर शिफ्ट कर लिया। कब से यहाँ पे कब से रह रहे हैं? कितना दिन हो गया? क्या क्या सामान है? क्या काम करते हैं आप? हम तो रेस्टोरेंट में, होटल में। तो आपको बताया गया था कि आप सामान ऊपर रख लीजिए या यहाँ से निकल जाइए बाहर की तरफ? नहीं, क्या था नीचे मार्केट वाले के ऊपर रखा है। अच्छा, तो ऊपर है ना जो रेस्टोरेंट। कीमती सामान हो सबने आपने ऊपर रख लिया, नीचे खाली कर दिया आप लोगों ने? नीचे खाली कर दिया दुकानदार का, हम तो ऊपर रेस्टोरेंट। खाने पीने के चीज के सामान कैसे मिल रहा है आप लोगों को? जो मैंने देखा बोट चल रहा है, बोट से ला रहे हैं, तो क्या बोट आप लोगों की तरफ से या सरकार की तरफ से किया गया? सरकार की तरफ से होगा, अगर यही पड़ा रहता है। और सरकार की तरफ से रात उस पर अभी राहत सामग्री बाहर आई है, बहुत सारे पानी के बोतल्स आए हैं, देखा बट रहा है। वहाँ से दूध भी लाया गया है, बांटा जा रहा है, वितरित किया जा रहा है। आप लोगों को मिल रहा है मौके पे? मिल रहा है। सुबह चाय लेके आया था यहाँ का, उसका मार्केट प्रधान जी है ना। तो खाने पीने का सामान ऊपर आप लोग खाने पीने बना पा रहे हैं या बाहर से ही आ रहा है? नहीं, खाना बनाता हम ऊपर ही बना रहे हैं, बनाते, ऊपर ही। दाल चावल है। बिल्कुल, देखिए खाने पीने का जो इन लोगों का प्रोसेस है, ऊपर अपना इन्होंने सेटअप कर रखा है, वहाँ बना रहे हैं। आप देखिए ये ऊपर का जो दृश्य है, इसी मार्केट में अगर देखा जाए तो लोग ऊपर की तरफ ज़्यादातर जो कीमती सामान है, जिस तरह से मैंने बार बार बोला था, पिछली बार भी बताया था कि इन लोगों को जागरूक किया गया था, उस जागरूकता के तौर पर अपना कीमती सामान इन लोगों ने बाहर ऊपर की तरफ अपना शिफ्ट किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऊपर नहीं है, तो वो लोग बाहर जो कैंप लगाया गया या जिसका आसपास रिश्तेदार या जानने वाले वहाँ पर शिफ्ट कर लिए। तो इस तरह की व्यवस्था है। लोग फिलहाल जो कीमती सामान था निकाल लिए हैं, सतर्क हैं, सुरक्षित हैं, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से इनको खाने पीने का जो राहत शिविर के तौर पर लोग मदद कर रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों तक पहुँच रहा है। सुबह के टाइम चाय और नाश्ता मिल चुका है। यहाँ पर मैंने खुद इंडिया डेली के कैमरे में देखा गया कि यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जो कि यहाँ पर वाटर और उसके साथ साथ दूध भी लाए थे, जो यहाँ पर दिए हैं। तो ये इस तरह की सुविधा देखिए, तमाम लोग हैं और भी लोग हैं, मैं इन लोगों से भी बात करूँगा। आप लोग कहाँ, दुकान किधर है आपकी? हमके आगे है। अच्छा, कब से रहते हैं यहाँ? हम हो गया 1 साल हो गया। पानी पीछे कितना है? कमर तक आपका गीला हुआ है? यहाँ तक है। वहाँ तक पानी? नीचे हमारा दुकान से। तो कल से कुछ कम हुआ है? हाँ, कम है, क्योंकि जलस्तर धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है। कम है कल से। कल कितना था? कल इतना था। कल पूरा गर्दन तक था और आज कम हुआ है? हाँ जी, आज कम हुआ। आप भी रहते हो साथ में? साथ में। हाँ जी। कितनी दिक्कत हो रही है अभी इस जलस्तर बहुत से? ज़्यादा, नहीं पीने के लिए पानी है, नहीं लाइट है, नहीं राशन भी है, नहीं लाइट काट दी गई है? काट देंगे, जा रहे हैं ढूंढने के लिए बाहर। अच्छा, बाहर यहाँ पे पानी आया हुआ है, बाहर रखा गया है बहुत हाँ, सारा। वही पीने के पानी लेने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये देख सकते हैं, पीछे देखिए आप किस तरह से आ रहे हैं, कमर से ऊपर पानी है। तो ये जितना आप इधर अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर जलस्तर ज़्यादा है और
कल के अनुसार अगर देखा जाए, कल जिस तरह से 207.47 के आसपास जो पानी का लेवल था, तो यहाँ कमर तक लेकर के गर्दन तक पानी था। लेकिन अभी जो है स्थिति सुबह से अगर देखा जाए, कल शाम से लगातार जलस्तर में धीरे धीरे कमियां आ रही है, तो उसको देखते हुए यहाँ कहीं न कहीं राहत तो है। लेकिन वहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया कि आज भी बारिश की संभावना है दिल्ली एनसीआर में, तो कहीं न दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। फिलहाल जिस तरह से रोड की बात किया जाए, लगातार रोड पर जाम्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक लगी हुई, लंबी लंबी कतारें हैं, क्योंकि कई रूट ऐसे थे, कल भी डाइवर्ट किए थे, आज भी कुछ रूट ऐसे हैं जो बंद है। उसको लेकर के जो व्यवस्था है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन लोगों को हिदायत भी दी गई है कि आप लोग ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करिए, ज़्यादातर मेट्रो इस्तेमाल करिए, इन तरह से आप लोग आइए जाइए, ताकि जाम का इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए सरकार कह रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रमन के पास चलेंगे। रमन भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कई लोग उनके साथ हैं। रमन एक नदी की दूसरी छोर पर है, जहां से रेस्क्यू करके लोगों को दूसरी जगह से लाया जा रहा है। रमन, ओवर टू यू। लोगों से बात करिए, तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें समझाइए और जम्मू की स्थिति के बारे में भी बताते चलिए। देखिए आशीष, ये नदी नहीं है बल्कि खेत खलियान है और ये सड़क है, जिस सड़क को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदी ने पूरी तरीके से काट दिया है और अब उसको दुरुस्त करने का काम जो है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बीमार हैं या बच्चे हैं, जो इस पानी को पार कर कर जो है वो दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं, उनको एनडीआरएफ की मदद जो है वो मुहैया कराई जा रही है ताकि वो लोग अपने घरों तक पहुंच सके जो लोग उस इलाके में फंसे हुए हैं। क्योंकि इस तरफ अगर आप देखेंगे, जिस तरफ नदी ने जी हैं जिसमें 25,000 की आबादी जो है वहां पर मौजूद है। और यहाँ पर अगर आप देखिए कि उस छोर पर भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर ये देखिए ट्रॉली जो है वो पूरी तरीके से फंस गई है। दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से कुछ लोग कमर कमर पानी तक जो है वो नदी हम ये कह सकते हैं खेत है जो अब नदी का रूप ले चुकी है, उसमें पार करने के लिए जो है वो मजबूर हो रहे हैं। ये स्थिति जो है वो जम्मू के अखनूर के इलाके में जो गखरियाल से परगवाल को जाने वाला रास्ता है। हालांकि जो जानकारी लोग बता रहे हैं कि इसके उस तरफ कुछ जो है वो एलपीजी के कमी जो है वो महसूस हो रही है, साथ साथ में पेट्रोल और डीजल की जो है वो कमी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम दिखाएंगे तो ये किस तरीके से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लोगों का रेस्क्यू करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। रमन, कुछ नेटवर्क में कनेक्टिविटी में इशू है। रमन, आपकी तस्वीरें नहीं आ पा रही हैं, आवाज भी टूट टूट कर आ रही है, तो जैसे ही वो कनेक्टिविटी ठीक हो जाती है हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी 3 सहयोगी बने हुए हैं। हमारे साथ पंकज हैं। पंकज वहां पे पानी में कुछ बहाते हुए भी दिख रहे हैं। पंकज, ये आप पानी में क्या कर रहे थे, एक बार बता दीजिए, फिर मैं नासिर के पास जाऊंगा। पानी में आप देख सकते हैं कि जो इनका सामान छूटा हुआ है, कुछ ढक्कन हैं, कुछ बोटल्स हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर तैर रही। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए आप किस तरह से जो सामान इनका छूटा हुआ था वो सामान भी यहाँ तैरता हुआ नज़र आ रहा है साफ तौर पर। यहाँ पीछे की तरफ कपड़े भी हैं 1-2 जो नज़र आ रहे हैं। ऐसे चीज़ें यहाँ पर कई सारे ऐसे वस्तु नज़र आ रही हैं जो कि तैरती हुई। कुछ ऐसे डॉग्स भी थे यहाँ पर कि जो तैरते हुए बाहर की तरफ निकले हैं। फिलहाल रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पालतू डॉग्स हैं यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से फिर यहाँ पर बाहर निकल जा रहे हैं। तमाम डॉग्स बाहर बैठे हैं, तमाम टीमें यहाँ पर हैं, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, किसी को आने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जमुना जी नहीं है, ये मोनेस्ट्री बाजार है जहां पर दूर रमन, से लोग एक काम करिए पंकज, थोड़ा धीरे धीरे जहां पर आप मौजूद हैं वहां से बाहर निकलने की कोशिश करिए तस्वीरों को दिखाते हुए, और ये भी बताइए कि किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे संभल कर बाहर निकलिए आप, और तस्वीरें के जरिए अपने शब्दों के माध्यम से बताते रहिए कि लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अभिषेक, गाजियाबाद से। बिल्कुल, देखिए ये मोनेस्ट्री बाजार का अगर देखा जाए तो 2 रूट्स हैं। एक जाता है इधर लास्ट में यमुना की तरफ, और दूसरा भी रास्ता जो है घूम करके, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पीछे की तरफ एक बार दिखाएं कि ये जो रास्ता आप देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को हम दिखा सकते हैं कि ये रास्ता जो है मोनेस्ट्री बाजार के अंदर का है, जो लास्ट टक्कर से होकर के राइट होता है, राइट की तरफ निकलता है। लेकिन ठीक जिधर मैं निकल रहा हूँ पीछे की तरफ, आप देखिए ये बाहर जाने का रास्ता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इधर दिखाने का प्रयास करें कि आप देखिए किस तरह से
यहाँ आप देखिए ये जो दूसरा रास्ता है, यहाँ तमाम सीधे दुकानें हैं, यहाँ एक गलियारा की तरफ है और दूसरे तरफ है, दोनों तरफ से इस तरह का। लेकिन इसका निकलने का रास्ता जो है ये है, आप देखिए ये जिस तरह से मैं पीछे की तरफ निकलने का प्रयास करूँगा, ये देखिए आप, ये बाहर निकलने का रास्ता है। इस रास्ते में आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से जलस्तर बढ़ा था, कल अगर जलस्तर की बात किया जाए तो ये जो गमले हैं, मैं अपने ये देख सकते हैं, ये गमले सब पानी में डूबे हुए थे, लेकिन आज सुबह से जलस्तर जो कम हुआ है तो उसका वजह से कहीं ना कहीं राहत की बात है। आप देखिए ये बाहर का है, फ्रंट का रास्ता है, इसी रास्ते से लोग जो अंदर हैं बाहर आ रहे हैं, और बाहर आने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो सामग्री है तमाम यहाँ राहत की तरह इनको लाया गया है और यहाँ पर रखा गया है। देखिए ये बॉटल्स हैं, यहाँ दूध का भी वितरित किया गया, ब्रेड भी लाया गया था। सुबह कई लोग ऐसे आए थे जब यहाँ, ये देखिए ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, देखिए किस तरह से राहत सामग्री रखी है। वही जो लोग थे अंदर यहाँ पर आए, कुछ मिला आप लोगों को? जी कुछ मिला नहीं है। पानी यहाँ पे रखा हुआ है? हाँ जी, ले जाएंगे। तो अभी ठीक है, इंतजार कर रहे हैं, कुछ है तो पंकज आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन रमन के पास चलेंगे। रमन ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पानी की तेज धारा के बीच में इस समय मौजूद हैं। रमन, ओवर टू यू, शब्दों के माध्यम से तस्वीरों को भी बयां करिए, जम्मू की चुनौतियों को भी बताइए। देखिए निश्चित रूप में जम्मू में चुनौतियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल जिस जगह पर चिनाब दरिया ने तटबंध को काट कर जो खेत है उसको पूरी तरीके से बहाकर यहाँ पर नदी का स्वरूप दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से घुटनों घुटनों तक पानी जो है वो बिल्कुल किनारे में है। इससे थोड़ा और आगे जाऊँगा तो करीबन 6-7 फुट तक जो है वो पानी है, यानी कि मैं पूरा इसमें डूब सकता हूँ। इसी तरफ अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश आज सुबह से कर रही है, और एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चों हैं, उनको एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। दूसरी तरफ जिनको इंतजार करना पड़ रहा है एनडीआरएफ की बोट का, वो आप देखिए किस तरीके से जान जोखिम में लेते हुए यहाँ पर वो देखिए तस्वीरें किस तरीके से वहां पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो घुटने घुटने पानी में यहाँ पर आने के लिए मजबूर हैं, और साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर जान जोखिम में लेते हुए लोग कहीं ना कहीं इस नदी क्या कहेंगे, ये खेत खलियान थे जिनको पार करने के लिए मजबूर हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये इलाका जो है जो गखरियाल से परगवाल की तरफ जाता है, परगवाल की साइड में करीबन 25,000 की आबादी रहती है, 27 से 28 गांव यहाँ पर हैं। ये गांव पूरी तरीके से कट ऑफ है, एक तरफ पाकिस्तान का इलाका है, दूसरी तरफ उफनती हुई चिनाब दरिया, और तीसरी तरफ ये जो जम्मू को जाने वाला रास्ता था, ये रास्ता पूरी तरीके से अब चिनाब दरिया ने काट दिया है। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ सूरत हालात बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए पानी का बहाव कितना तेज है। इस समय जिस जगह पर ये काटा है नदी ने, एक पूरा यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से इसको साफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इसको भराई की जा सके। भारतीय सेना की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, साथ साथ में अगर आप देखेंगे भारतीय सेना की टीम के साथ साथ में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, और सिविल प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसके माध्यम से अब राहत और बचाव काम जो है वो शुरू किया गया है। ये काम जो है वो आने वाले 2-3 दिनों में इस रोड को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है, अगर बारिश होती है तो फिर मुश्किलें यहाँ से और बढ़ जाएंगी। एक बार फिर तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से काम कर रही है, ये हमारे सहयोगी रमन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में ये साफ नजर आ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इस तरह की रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है जो रिपोर्टिंग रमन कर रहे हैं, क्योंकि नदी ने अपना स्वरूप बदला है और जिन जगहों पर खेती होती थी उस खेत को नदी के रूप में तब्दील कर दिया है। रमन जहां पर मौजूद है वहां तकरीबन इस समय 4 फीट पानी है, लेकिन रमन इस बात की भी जानकारी दे रहे थे कि जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे पानी और ज्यादा बढ़ता जाएगा। 7 से 8 फीट पानी है और लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर आया जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कृष्ण मित्रू जी, सलाहकार आपदा प्रबंधक के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ भावरीन कंधारी जी, पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। कृष्ण जी, सबसे पहला सवाल आप ही से होगा, जब इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं तो दिक्कतें क्या आती हैं? जो तस्वीरें हम पंजाब में देख रहे हैं, हिमाचल में देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि टाइम से इन फोर्सेस को एक्टिवेट किया जाए। जब
प्रशासन के हाथ से बात निकल जाती है तब वो हाथ फैलाते हैं दूसरी सरकारी सहूलियत पर, जैसे एनडीआरएफ, एनडीएमए या फौजी हेल्प की ज़रूरत होती है। तब ये जो है ये प्री प्लान्ड होना चाहिए, और हादसा होने से पहले, कोई भी हादसा होने से, चाहे फ्लड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे फायर हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो या मैन मेड डिज़ास्टर हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी रह जाती है। कोऑर्डिनेशन में मुझे कहना पड़ता है कि हम आजकल 1999 के स्टेज पे आ गए हैं, जबकि भारत सरकार ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टडी के लिए हाई पावर कमेटी बनाई थी केसी पंत जी के अध्यक्षता में। जी। उस वक्त एक बात कही गई थी और बहुत वाजिब थी कि वी आर प्रोएक्टिव, वी आर नॉट इंटरएक्टिव। जब हादसा हो जाता है, जब डिजास्टर हो जाता है, फिर हम सोचते हैं अब क्या करें। आज की तारीख में वो सब कुछ नज़रअंदाज किया जाता है। पॉलिसीज बनाई गई हैं, एसओपीज बनाई गई हैं, लेकिन वो कहाँ तक फॉलो होती हैं। अब ये सिर्फ यही नहीं है कि इमरजेंसी टीम्स को बुलाया जाए रेस्क्यू के लिए, इसके पहले और भी प्रिपरेशंस होती हैं। ये आज से बहुत हद तक आप देखें, अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाएं या ईस्टर्न कंट्रीज में भी, जापान साइड या इस तरफ जाएं, तो जान माल का नुकसान तो ये आपदाएं वहाँ पे भी होती हैं। आज दुनिया भर में फ्लडिंग हो रही है, कोई देश ऐसा नहीं बचा जहां फ्लडिंग नहीं हो रही। हिंदुस्तान में भी फ्लडिंग हो रही है, लेकिन उनके लाइफ लॉस देखिए, उनकी प्रॉपर्टी लॉस देखिए और अपनी प्रॉपर्टी लॉस देखिए। वो क्यों होता है? बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड। हम लोग प्रिपेयर होते हैं, लेकिन एसओपी बना के अलमारी में बंद करके रख देते हैं, उसको बोलते हैं जब हादसा हो जाता है। जब ना, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, नॉट इंटरएक्टिव। ये बहुत जरूरी है। भावरीन जी, एक सवाल यहां पर उठता है जो दर्शकों के मन में होगा। जो स्थिति इस समय उत्तर भारत में है, खासकर अगर हम पंजाब की बात करें, 37 सालों का रिकॉर्ड टूट जाता है। 37 साल पहले पंजाब में ऐसी बाढ़ आई थी और 37 सालों के बाद ऐसी बाढ़ पंजाब में आती है। पंजाब के जितने भी जिले हैं सभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं और खासकर उत्तर पंजाब जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। वजह क्या है पंजाब में इतना सैलाब आने का, जल सैलाब आने का? तो आई विल एग्री जो मिस्टर कृष्णा कह रहे थे, ये सब चीज बात प्लानिंग की है, सब बात ऑफ कोर्स ड्राफ्ट्स, एक्शन प्लान्स, बहुत कुछ है, पर वो जमीनी तौर पे एनफोर्स नहीं हो रहा। यहाँ पर भी जो आप कह रहे हैं 37-38 इयर्स पहले जो हुआ was a mismanagement of the dam mismanagement जो अभी भी हुई। So without getting into the intricacies of that, basically आपने कोई भी चीज जो करनी है वो अगर आप उसको एक सिस्टमिक तरीके से नहीं करेंगे, आज पॉलिटिशियंस को वहां जाकर खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो बाकी सारा साल वहां होने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स को बहुत कुछ बोला जा रहा है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हर चीज को क्लाइमेट चेंज पे नहीं। अब अभी जैसे हम मिस्टर कृष्णा वाज सेइंग अबाउट सारी कंट्रीज में ये हो रहा है, पर मोस्ट कंट्रीज में वहां पे क्लाइमेट चेंज को आप दोष करा सकते हैं। यहाँ पे ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं, चाहे आप पंजाब की बात कर रहे हैं, चाहे आप लैंडस्लाइड्स की अभी जो बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की, हिमाचल की, ये सारे बहुत गलतियां हो रही हैं और जो दिखाई जा रही हैं। ये नहीं है कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आ रहे हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने बहुत कुछ बोला, आपने फिर भी माना नहीं। आपने बोला सड़क चौड़ी करनी है, आर्मी के लिए करनी है, और उस पे अब लाखों गाड़ियां पिलग्रिम्स की जा रही हैं। सो ये सारी गलतियां जो हैं, जो हो रही हैं, जिसके लिए इतना ब्लास्टिंग हो रहा है, या पंजाब में अब आपने डैम के वाटर्स कैसे छोड़े गए दूसरी स्टेट से, इसकी प्लानिंग नहीं थी, इसकी विदाउट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू से दैट, आई एम श्योर माय को पैनलिस्ट विल स्पीक बेटर ऑन दैट। लेकिन ये गलतियां हैं जो इट्स कॉस्टिंग अस ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइव्स और इकोनॉमी। एंड
जब तक ये गलतियां नहीं देखे जाएंगी, क्योंकि आज हम आप और मैं तो बात कर रहे हैं लेकिन इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि कितने केसेस ऐसे कोर्ट्स में जा रहे हैं और कितनी चीजें, कितने पेपर्स और व्हाइट पेपर्स बन रहे हैं, कितनी लोग कितना बोल रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। सो अगर आप बायोडाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखेंगे, आप जंगल काटेंगे, आप रोड्स बनाएंगे, आपको 4 लेन सड़क बनानी है पहाड़ों पे, तो टनल्स बनानी है, तो फिर ये इन सारी चीजों के भुगतने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर जाऊंगा। 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रमन मौजूद है और पंकज इस समय दिल्ली के मॉनेस्ट्री में मौजूद है, जहां वो एक बोट पर है। पंकज, ओवर टू यू। क्या तस्वीरें दिखाना चाहते हैं इस बोट पर आप सफर के दौरान? अगर ये बोट आगे जा पाई तो एक बार बताइए कि किस तरह से मॉनेस्ट्री में इस समय हालात हैं। बिल्कुल आशीष, देखिए इस वक्त मैं बोट में बैठा हूँ और मोनेस्ट्री बाजार वही मोनेस्ट्री बाजार है जहाँ दूर दराज से लोग सामान लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोट चलाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कमर से ऊपर पानी है, लोगों को डूबने। देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, सामने देखिए वो एक बुजुर्ग हैं, वो आ रहे हैं लेकिन उनके गर्दन तक पानी है, तो ये स्थिति है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या सुविधाएं, मेरे साथ एक महिला है, मैं इनसे बात करूंगा। यहाँ ये भी सामग्री लाई थी, लोगों को वितरित की हैं। मैम, आपका क्या नाम है और यहाँ आप कब से रहती है इस मार्केट? सर, मेरा नाम नादिया है और मैं यहाँ की RW की प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ काफ़ी सालों से, मेरा अपना घर है, हम लोग का अपना घर है यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पर रहती हैं, आपने भी देखा मैं सामग्री, किस तरह से यहाँ पे दिक्कतें हो रही है? कब से लोग कहाँ लोग शिफ्ट हैं यहाँ के लोग? सर, ये दिक्कत तो अभी पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, जब से ये बाहर यहाँ पे फ्लड शुरू हुआ है, जो पानी का जल स्तर जो भरा है तब से दिक्कत हुआ है। जैसे पानी का जल स्तर भरा, उस टाइम हमने रेस्क्यू टीम भिजवा के यहाँ से जितनी हो सकते हैं हमने यहाँ पर्सन को रेस्क्यू कर दिया है। और जो यहाँ पे मतलब 60-65% को हमने रेस्क्यू कर दिए है। जो 30% या 35% जो बचे हैं उसमें से जैसे कि बुजुर्ग होंगे, थोड़ा सा जो पैरालाइज से, जो एजेड होंगे, जो पैरालाइज हो गया, या फिर आपका कोई किडनी फेलियर है या इस तरह के जो है, और उनको देखने वाले जो है वो प्रेफर नहीं कर रहे थे बाहर रेस्क्यू करने के लिए। पीछे की बाढ़ अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था, अचानक बाढ़ आई थी, पता नहीं चला था। इस बार कितनी जागरूकता मिली सरकार की तरफ से, जो व्यवस्थाएं किस तरह से थी कि आप लोग कीमती सामान निकालिए और नुकसान नहीं हुआ? सरकार की तरफ पिछले के बारे में तो मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगी, ठीक है। इस बार की अगर बात करें तो देखिए, हम नुकसान तो हम किसी को कह नहीं सकते हैं। नुकसान ये नेचुरल डिज़ास्टर है, अगर आप नुकसान पे तो सरकार ने की तरफ से हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो किसी ने नहीं किया है, बट हाँ, खाने पीने के बंदोबस्त सब सरकार के द्वारा हमें मिलते आए हैं और मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रेस्क्यू टीम भी भेजा है उन्होंने यहाँ पे, सरकार के द्वारा हमें बोट भी हाँ जी प्रोवाइड किया है। और ये हमारे लोकल सरकार की तरफ से हैं जो हमारे यहाँ पे अपनी क्षेत्र के हैं। इसके अलावा हमारे बीजेपी की तरफ से भी आए हुए हैं, तो जितने हो सकते हैं लोगों को सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं। क्या लगता है कि जागरूकता? मैं आता हूं पंकज, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन रमन के पास चलूंगा। रमन, ओवर टू यू। आप जिस जगह पर खड़े हैं, शुरुआत में मुझे भी ये लगा कि ये एक दरिया है, लेकिन जब आपने बताया कि ये दरिया नहीं, ये तो खेत हैं जहां कभी फसलें उगा करती थी, आज वहां 10 फीट पानी जो है वो तेजी से गुजर रहा है, यूं मानो कोई दरिया बह रही हो। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये दरिया नहीं बल्कि एक खेत है। खेत को ये पूरा इलाका जो है यह खेती बाड़ी होती थी, लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये पैन करके दिखाए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो कमर कमर पानी तक जो है वो इस दरिया को, जो खेत जो दरिया बन चुके हैं उसको पार करने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, NDRF की बोट जो है उसके माध्यम से लगातार महिलाओं को, बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जिनको जाना है उनको जो है वो यहाँ से पहुँचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो NDRF जो है वो हर जगह, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं ना कहीं देवदूत बनकर ये सामने आते हैं। और उफनती हुई दरिया हो या भूस्खलन का इलाका हो या क्लाउड बर्स्ट का इलाका, वहां पर किस तरीके से मदद पहुंचाई जाती है वो तस्वीरों के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये NDRF तो मदद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर तस्वीर दिखाऊंगा कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरीके से कमर कमर तक का जो पानी है उसमें पार कर बहता, क्योंकि करंट बहुत तेज है और यहाँ पर अगर पानी और
बढ़ता है तो निश्चित रूप में ये इनके बहने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ये लोग इस अपनी जान जोखिम में को लेते हुए एक तरफ से यानी कि सड़क का जो हिस्सा टूट गया है उस सड़क के हिस्से को पार करने के लिए ये कवायद जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। और सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से कमावेश यही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। आप अगर मेरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर मैं घुटनों घुटनों तक पानी में मौजूद हूँ और ये कहीं ना कहीं किनारा है, खेत का किनारा है। और इससे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो करीबन 6 फुट 8 फुट तक जो है वो पानी बढ़ जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जो लोग उस तरफ खड़े हुए हैं वो पुलिया के जो पुलिया टूटी है उसके उस तरफ खड़े हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो लगातार यहाँ पर इस रास्ते को दुरुस्त कर जो है वो इसको चलने लायक या फिर गाड़ियों के पार होने लायक जो है वो बनाएंगे। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एलपीजी और पेट्रोल डीजल की दिक्कत जो है अब उस पार आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि 27 गांव और 25,000 लोगों की आबादी जो है जहां से रोड कटा है वहां से आगे है और उनके तरफ कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है जहां तारबंदी लगी हुई है, दूसरी तरफ उफनती हुई चिनाब दरिया है। महज एक ही रास्ता था जिससे वो जम्मू को कनेक्ट करते थे, लेकिन चिनाब के पानी ने इसे भी पूरी तरीके से बहा दिया है। पुलिया टूट गई है और उसके बाद यहाँ पर देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो तो एक तरफ अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो हम उफनती हुई दरिया में लोगों के पार होने की तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 4 दिनों से मंगलवार से लेकर अब तक लगातार कमावेश क्या कुछ स्थिति जो है वो इस इलाके के अंदर बनी हुई है। लोग बीमार हैं, उनको इस तरफ आना है तो वो आना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ना एम्बुलेंस उस तरफ जा पा सकती है, ना ही वो बीमार को लाकर इस तरफ ला सकते हैं। आज तो पानी फिर भी थोड़ा कम हुआ है, बल्कि कल जो है ये सड़क के ऊपर से पानी बह रहा था। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर कंधे कंधे तक जो है वो पानी मौजूद था। तो जो तस्वीरें हैं वो उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें आ रही है। और ये तस्वीर हम एक जगह की दिखा रहे हैं। आप कठुआ जाए, आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाएं, वहां पर जिस तरीके से रोड वॉश आउट हुआ है करीबन 200 मीटर का, उस पर आना जाना मुश्किल हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात यह है क्योंकि जिस तरीके से जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है उसे कश्मीर के लिए लाइफलाइन माना जाता है। सारा जरूरी साजो सामान कश्मीर घाटी में उसी सड़क के माध्यम से पहुंचाया जाता है। लेकिन 26 तारीख से लगातार वो रोड बंद पड़ी हुई है और ऐसे में काफ़ी दिक्कत का सामना लोगों को रोजमर्रा की साजो सामान के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो वैकल्पिक रूट था जो राजौरी पुंछ से होते हुए मुगल रोड के जरिए शोपियां को कनेक्ट करता था, वो रोड भी लैंडस्लाइड के चलते बंद था। लेकिन फिलहाल उस रोड को जो है वो खोल दिया गया है और वहां से 400 ट्रक जो हैं वो कश्मीर वैली के लिए जरूरी साजो सामान को लेकर आगे वहां पर मूव किया है, तो जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा था कि 72 घंटे जम्मू को बारिश से 2-4 नहीं होने पड़ेगा, उसमें से 48 घंटे लगभग बीतने को हैं। अब 24 घंटे का समय हो रहा है और उसके बाद अगर मौसम दोबारा खराब बनता है तो यहाँ पर हालात और ज़्यादा चिंताजनक बन सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ पर बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, उनको एक तरफ से दूसरी तरफ लाने का काम जो है वो एनडीआरएफ लगातार कर रही है। और एनडीआरएफ की यहाँ पर प्रशंसा करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जब थराली में क्राउड बस्ट हुआ तो वहाँ पर भी एनडीआरएफ जो है वो देवदूत बनकर आई थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से चशोती जो किश्तवाड़ में क्राउड बस्ट हुआ वहाँ पर भी एनडीआरएफ और भारतीय सेना ने ही सारा मोर्चा जो है वो संभाला। तो यहाँ पर भी अब देखिए कि किस तरीके से इस जगह को यहाँ से जो है पूरी तरीके से काट कर पानी का निकासी जो है वो इस तरफ से किया जा रहा है। जेसीबी मशीन जो है यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इन मशीनों के माध्यम से इस रास्ते को तोड़ा जाएगा ताकि पानी इस रास्ते से निकले और आगे पुलिया वाला जहाँ पर पुलिया बनानी है, चाहे वो बैली ब्रिज के माध्यम से हो, तो वहाँ पर जगह मिल सके और उस बैली ब्रिज को तैयार कर लोगों को थोड़ी बहुत सहूलियत जो है वो दी जा सके। जी आशीष जी, बेहद उम्दा रिपोर्टिंग रमन आपकी। आप अपना ख्याल रखिए। फाइनल कमेंट लूंगा चूंकि समय की कमी है। कृष्ण मित्रू जी, सबसे पहला फाइनल कमेंट आपसे। मैं कहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट्स को टेक्नोलॉजी का और ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आज की दुनिया में हमारे पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है, हम काफ़ी एडवांस्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। आज की तारीख में आंसरेबिलिटी नहीं है। ये सारे मेरे हिसाब से ये सारे मैन मेड डिजास्टर्स हैं और को काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल टोटली अवॉइड किया जा सकेगा, लेकिन काफ़ी हद तक इनमें राहत मिल सकती है अगर हम कोऑर्डिनेशन रखें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आज की तारीख में अगर आप देखें तो पूरा उत्तरी भारत
ये इस समस्या से जूझ रहा है। जी, हरियाणा, इसमें कोई पंजाब, दो राय नहीं है। दिल्ली एक फाइनल कमेंट, वगैरह। समय की कमी है। भावरीन जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड प्लीज, फिर क्लोजिंग करूंगा। एब्सोल्युटली मैं मिस्टर कृष्णा के साथ हूँ इस बात पे, बिल्कुल ही एग्री। एंड ऑल्सो आप ये देख ही रहे थे जो अभी आपके रिपोर्टर ने क्लियरली दिखाया कितना नुकसान है इसमें, जान का भी है, आगे बीमारियां भी होंगी, और ऑलमोस्ट हमारा आई थिंक लगभग हर साल GDP 0.5% ये सब फ्लड्स और लैंडस्लाइड में खो जाता है। तो उसको अगर हमने गेन करना है और अपने लोगों की सिक्योरिटी और लाइफ्स के लिए है, तो वी हैव टू वर्क ऑन मेकिंग श्योर दिस डजंट हैपन। इसके लिए आपको जो करना है पर्यावरण के लिए, कोई उसके आपके लूप होल्स नहीं होने चाहिए। आपको इन अ गुड इंटेंट आई जस्ट बिल्कुल करना जरूर होगा ताकि इस तरह की आपदा से बचा जा सके। कृष्ण मित्रू जी आपका, भावरीन कंधारी जी आपका, पंकज राय आपका और रमन आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ दो खास मेहमान और हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से थे, जिन्होंने अपनी बातों को पहुंचाया, जिन्होंने ये बताया कि किस कदर इस समय जो हालात हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। चाहे बात जम्मू की करें, चाहे बात कश्मीर की करें, चाहे बात दिल्ली की करें, चाहे बात पंजाब की करें। तो इस न्यूज़ बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।